Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous part we did the questions till 1.29. Here in this episode we are starting from 1.30. So let's start the lecture. So question 1.30 यहाँ पर क्वेश्चन है obtain the formula for electric field due to the long wire of uniform linear charge density lambda without using the Gauss law. So यहाँ पर क्या है हमारे पास, suppose एक हमारे पास वायर है, that is a long wire. इसके वजह से इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इस वायर का वो लैम्डा है. ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो विदाउट यूजिंग गॉस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सपोज हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं पी पॉइंट पे, जो कि इस वायर से नॉर्मल डिस्टेंस आर पर है. ओके, विच इज़ एट अ डिस्टेंस R from that wire. ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पर गॉस लॉ का विदाउट गॉस लॉ के हेल्प से मुझे फाइंड करना है. सो हम सपोज करते हैं कि ये जो वायर है इस पे अगर हम ए और बी स्मॉल लेंथ लेते हैं, ठीक है ना, दैट इज़ DL. अगर सपोज़ कीजिए ये वायर है हमारी, कोई भी वायर ले लेते हैं, MN हमारे पास वायर है. ओके, एंड सपोज O इज़ द मिड पॉइंट. O अगर उसका मिड पॉइंट है, सो जो AB लेंथ है सपोज़ कीजिए वो DL है, एंड ये जो यहाँ से लेकर O से लेकर B तक लेंथ है ये हमने सपोज़ किया L. सो हमने क्या सपोज किया है, वायर में कोई पॉइंट B है जो कि मिडिल से हमारा L डिस्टेंस पे है और उसमें हमने AB जो है वो स्मॉल लेंथ कंसीडर किया. नाउ if suppose this B subtend at an angle of phi, this B subtend at angle of phi with the wire, and this AB subtend an angle of D phi. ओके, D phi. B जो है वो कितना एंगल बना रहा है, phi. B और P के बीच में जो है वो क्या है, मीन्स दिस एंगल OPB जो है phi है, एंड सपोज ये DL जो लेंथ है दैट इज सबटेंडेड विद एन एंगल ऑफ D phi. ठीक है, तो यहाँ तक आपको फिगर क्लियर हो जाना चाहिए. एंड सपोज कर लेते हैं हम ये डिस्टेंस हमारा जो है, सपोज दिस डिस्टेंस इज x. ओके, एंड दिस इज माय वायर. ओके, ये मेरी MN जो है मेरी वायर है. ओके, नाउ अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि इस DL लेंथ के वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सपोज दिस वायर कैरी द पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, सपोज इस DE लेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड होगी फॉर दिस वायर ऑफ लेंथ DL. ठीक है, DL की वजह से हमने ये किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो DE है. अब हम अगर हमारे पास ये इस DE को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. कैसे इस DE को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, देखिए. If your this angle is phi, then this must be phi, right? अच्छा, अब इस DE को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगी. सो माई दिस कंपोनेंट विल बी DE cos phi and this component will be DE sin phi, right? मैंने क्या किया है, DE को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है. नाउ यहाँ मैं देख सकती हूँ कि जो DE sin phi है,
जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, सिमिलरली इफ आई सपोज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सेम लेंथ DL हेयर, ओके, ऐसा मैं कर नहीं रही हूँ, लेकिन अगर हम ऐसा सपोज करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे भी इस साइड वायर के दूसरे साइड भी अगर मैं स्मॉल एलिमेंट DL कंसिडर करती हूँ सपोज, सो इसका जो हमारा साइन कंपोनेंट होगा दैट विल बी हेयर DE साइन फाई एंड द कॉस कंपोनेंट विल बी हेयर ओनली। कॉस कंपोनेंट जो होगा उसका इसी साइड होगा, दैट विल बी DE कॉस फाई। ओके, सो मैं ऐसा बोल सकती हूँ। सो मैं ये देखूंगी ड्यू टू सिमेट्री द साइन कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, सो ये इसका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। सो ड्यू टू सिमेट्री आई कैन से दैट माय साइन कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट। सो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे निकालनी है एट P पॉइंट पे, दैट इज ड्यू टू ओनली द कॉस कंपोनेंट। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या बची, कॉस कंपोनेंट पे। लेकिन आपको यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है कि E इज इक्वल्स टू, बिफोर दैट यू हैव टू राइट कि अभी तक हमने क्या किया। तो मैं इसको वैसे बता देती हूँ, इसको आपको लिखना है कंसीडर अ वायर ऑफ कंसीडर अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जो है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P which is at a normal distance R from that wire. Okay, now उसके बाद हम ये देखेंगे, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द वायर AB एंड बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट AB let DE is the electric field at P. So when we resolve DE into two components, D cos theta and D sin theta, so due to symmetry, the sine component will cancel out. So the net electric field will left only due to the cos component. तो अब मुझे सिर्फ E is equals to DE cos phi, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पॉइंट पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखिए, उसके लिए मुझे DE की वैल्यू चाहिए और cos phi की वैल्यू चाहिए, बस। सो देखिए DE की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, कुलम्स लॉ, गॉस लॉ तो यूज़ कर नहीं सकते इसमें, तो बचा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, कुलम्स लॉ। तो चलो वही यूज़ कर लेते हैं, कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ कहता है 1/4πε0 P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, मीन्स उसने फोर्स बताया था कुलम्स लॉ में, बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ कुलम्स लॉ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. सो 1/4πε0, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए चार्ज जो है उस AB एलिमेंट की वजह से वो चार्ज जो है सपोज DQ है और अपॉन डिस्टेंस इज x²। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा, बिकॉज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट DL इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज दिस। सो यहाँ पे जो चार्ज है वो DQ है। अच्छा, अभी आप ये देखिए, अगर हमारा एलिमेंट का लेंथ DL है, एलिमेंट का लेंथ DL है और सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरे पे लैम्डा है, तो इस छोटी सी जगह पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा ही होगी। तो अगर यहाँ पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमारी लैम्डा है और DL इसका लेंथ है, तो इसका हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा DQ जो है बड़े मज़े से आ गया, कितना आ गया मेरा DQ, आ गया मेरा लैम्डा इंटू DL बाय x²।
ये मेरा DE का वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं, फोकस करते हैं DL और X का वैल्यूज़ पे। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम। X का तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल OBP में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और L को मैं क्या लिख सकती हूँ? L को आई कैन राइट, L को मैं लिख सकती हूँ R tan phi। कैन आई राइट L एज R tan phi? देखिए ज़रा, tan phi क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं देखूँ, अगर मैं tan phi की वैल्यू निकालूँ तो tan phi मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो L अपॉन R, सो माई L विल बी R tan phi। इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। सो माई एक्स स्क्वायर विल बी R स्क्वायर tan स्क्वायर phi प्लस R स्क्वायर। सो अगर मैं कॉमन ले लूँगी इसमें से R स्क्वायर, तो मेरे पास tan स्क्वायर phi प्लस 1 बचेगा। एंड मुझे पता है इसकी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर phi। सो sec स्क्वायर phi इंटू R स्क्वायर। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। चलो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे यहाँ पे मुझे DL का वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे तो इसमें पुट करना है ना। तो मुझे DE का वैल्यू में मेरा ये आया, तो मुझे लैम्डा तो ठीक है, कांस्टेंट है। आई नीड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड DL। एक्स स्क्वायर का मैंने ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे DL का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो देखिए वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। L इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट R tan phi। सो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगी तो DL विल बी R tan phi D phi, सॉरी R sec स्क्वायर phi D phi। tan phi का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। सो मेरा DL आ गया। तो अच्छी बात है, DL भी मुझे मिल गया, मुझे एक्स स्क्वायर भी मिल गया, राइट। अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे बहुत आराम से पुट कर सकती हूँ, लेकिन अभी ये cos phi भी बैठा हुआ है। सो अगर मैं ये सपोज करती हूँ कि अगर ये वायर जो है मेरी, दैट इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो मैं उसमें जो फाई की लिमिट है वो मैं क्या ले सकती हूँ? -π/2 टू π/2। सो मैं अभी कर रही हूँ इसके आगे। सो इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, सो मैं क्या कह सकती हूँ? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा मेरा -π/2 टू π/2 हो जाएगा, एंड DE cos phi। ठीक है, अब देखिए ज़रा, -π/2 टू π/2, DE का वैल्यूज़ जो है मेरे पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा DL/x स्क्वायर cos phi, ये मेरा है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? बोलिए जरा। मेरे पास DL का वैल्यू है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, जो कि मैंने अभी तक इतनी मेहनत करके निकाला था, तो वही वैल्यूज़ मैं वहाँ पर पुट कर देती हूँ। सो here it is -π/2 to π/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा DL का वैल्यू R sec स्क्वायर phi D phi एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू sec स्क्वायर phi R स्क्वायर। ओके, cos phi। सो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, आई कैन टेक λ/r बिकॉज ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, और -π/2 टू π/2, यहाँ मेरे पास cos phi D phi बचेगा। cos phi का इंटीग्रेशन sin phi होता है। सो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा λ/r sin phi, ठीक है, और ये -π/2 टू π/2। और अगर मैं इसमें लिमिट्स लगाऊंगी, इफ आई सब्स्टिट्यूट द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मुझे क्या मिलेगा?
मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 लैम्डा बाय आर साइन π/2 प्लस साइन π/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2 एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल आपको ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी और 2 लैम्डा बाय 4πe0 इंटू आर। सो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा ये मेरा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितना मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन 2πe0 इंटू आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी मुझे पी पॉइंट पे, जो कि उस वायर से आर डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस आर पे थी, तो वो मुझे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सेम थिंग जो है हमने गॉसेस लॉ से भी हम कर सकते हैं। गॉस लॉ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग वायर। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज़ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर themselves built out of more elementary unit called quark। मीन्स अभी तक हमने इसके एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स किए थे, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यहाँ पे बोला है जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन themselves built up of more elementary units। सो इनके जो एलिमेंट्री यूनिट्स भी हैं, मतलब ये फर्दर जो है डिवाइड दैट इज क्वार्क में हो रहे हैं, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट बोला है। एक्चुअली क्वार्क का डिटेल्स जो है वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है ज़्यादा, बट इन्होंने एक डेफिनेशन फॉर्म में आपको समझा दिया विद इन द क्वेश्चन ओनली। सो यू विल learn about more about the quark in your higher classes, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना बता दिया गया है, कोई बात नहीं, कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क ईच। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 3 क्वार्क से बने हैं। क्वार्क का जो टाइप है वो अप क्वार्क है एंड डाउन क्वार्क है। तो हमें ये बताना है, अगर वो प्रोटॉन हमारा अगर 3 क्वार्क से बना है तो उसमें कितने अप क्वार्क हैं, कितने डाउन क्वार्क हैं। एंड हमारा जो अप क्वार्क जो है दैट कैरी द चार्ज ऑफ 2/3e एंड डाउन क्वार्क कैरी अ चार्ज ऑफ -1/3e। ठीक है, एंड टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन बिल्ड अप एन ऑर्डिनरी मैटर, सो सजेस्ट द पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो मतलब इसमें बताया गया है, इन शॉर्ट अगर हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ें तो जो हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से बने हैं। क्वार्क 2 टाइप के हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, और उन पे चार्ज भी आपको गिवन है। सो हमें बताना है प्रोटॉन कितने किस किस टाइप के क्वार्क से बनेंगे, और जो न्यूट्रॉन है वो किस किस क्वार्क से बनेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन्स की। ठीक है, सो प्रोटॉन्स में हम सपोज कर लेते हैं, लेट इट कंटेन अप क्वार्क जो है इसके पास वो कितना है, सपोज हम ये सपोज कर लेते हैं उसके पास x जो है वो अप क्वार्क है, तो डाउन क्वार्क उसके पास कितना होगा। अभी हम सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, 3 - x होगा। अब अगर हम टोटल चार्ज देखें तो वी नो दैट टोटल चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है, टोटल चार्ज प्रोटॉन पे कितना होता है हमारा +c, दैट शुड बी इक्वल्स टू, और वो किस में है, उस वो जो टोटल चार्ज है वो हमारा क्वार्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दैट फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क हम ये बोल सकते हैं। या अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जो हैं वो उसके क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो हमारा इस पे अगर टोटल चार्ज प्रोटॉन पे +e है, तो हमारे अप क्वार्क अगर x है और अप क्वार्क पे चार्ज जो है +2/3e है। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ अप क्वार्क x है, एंड प्लस डाउन क्वार्क जो है वो हमारे कितने हैं, -1/3e हैं, और टोटल नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितने हैं,
3 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, दैट गिव्स यू, ये जो है हमारा क्वार्क, अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क, दैट गिव्स यू, ये टोटल चार्ज जो है, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज शुड बी सेम, ये जो है हमें क्या मिलेगा, टोटल चार्ज हमें देगा किस पे, प्रोटॉन पे कितना टोटल चार्ज होगा। सो अभी हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यू जस्ट नीड टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स ओनली। सो हम ई से डिवाइड कर देंगे, सो हेयर विल गेट ओनली 1, so 2/3x, here if we divide by e, so here will get how much, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कितना 1/3x, ओके, प्लस 1/3x, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हेयर, सो विल गेट हेयर 2, 1 इस साइड जाएगा एंड यहाँ आपको मिलेगा 3/3x, सो x विल बी 2, x क्या आ गया 2, सो यानी प्रोटॉन में जो अप क्वार्क हो गए वो 2 हो गए एंड डाउन क्वार्क जो हो गए वो 3-2, यानी डाउन क्वार्क हमारे पास 1 हो गए। तो इसका जो कंपोजिशन है प्रोटॉन का वो हम क्या लिख सकते हैं, अप अप डाउन, तो ये हमारा कंपोजिशन आ गया। ओके, तो ये हमने टोटल चार्ज निकाल कर उसको बैलेंस कर लिया। सेम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स के लिए भी कर सकते हैं। सो न्यूट्रॉन्स में भी हम लिखेंगे लेट इट कंटेन अप क्वार्क x, और हम सपोज कर लेते हैं लेट इट कंटेन अप क्वार्क y एंड डाउन क्वार्क क्या हो जाएगा हमारे पास 3-y। तो अब यहाँ पर भी हम टोटल चार्ज की बात करेंगे, तो टोटल नेट चार्ज जो होता है हम जानते हैं न्यूट्रॉन पे 0 होता है, प्रोटॉन पे प्लस ई था इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस ई लिखा, न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज नेट चार्ज 0 होता है तो यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है, एंड प्लस 2/3e, ये हो गया मेरा अप क्वार्क, और प्लस -1/3 इंटू 3-y, दिस विल बिकम माई डाउन क्वार्क, तो ये मेरा अप क्वार्क डाउन क्वार्क हो गया। सो यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इसको इस साइड ट्रांसफॉर्म करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2/3 EY, राइट, माई दिस एंड दिस फैक्टर विल कैंसिल आउट, सो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 3 = here it will be 3y, so y will be 1, so y 1 आ गया, तो मेरे पास अप क्वार्क कितने हो जाएगा 1, तो डाउन क्वार्क हो जाएगा 3-1 2, तो न्यूट्रॉन का कंपोजिशन 1 अप एंड 2 डाउन, UDD, ये मेरा प्रोटॉन का कंपोजिशन आ जाएगा, और ये मेरा किसका कंपोजिशन आ जाएगा, न्यूट्रॉन का कंपोजिशन। सो हमारे पास क्वेश्चन है, consider an arbitrary electrostatic field configuration. A small charge is placed at the null point. Okay, show that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. क्या बोला गया है यहाँ पर, हमारे पास ये एक पॉइंट है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है, सो विच इज़ कॉल्ड नल पॉइंट। ओके, अगर मैं इस नल पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज लेकर आती हूँ तो वो जो टेस्ट चार्ज होगा उसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है विच इज़ कॉल्ड द नल पॉइंट। सो अगर मैं यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आती हूँ तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि
अगर मैं ये जो है टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ पे रख के अगर इससे दूर लेके जाती हूँ तो ये वापस इस पोजीशन पे नहीं आएगा। अगर कोई चार्ज सपोज कीजिए इसको इससे दूर लेके जाती हूँ और वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसको हमें प्रूफ करना है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को अगर मैं इसके पास लेकर आऊँ और उसके बाद इसको मैं टेस्ट चार्ज को अगर मैं लेके जाऊँ तो टेस्ट चार्ज का जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या सपोज करती हूँ, मैंने एक सपोज कीजिए टेस्ट चार्ज लिया Q0 और मैं ये सपोज कर रही हूँ कि टेस्ट चार्ज का जो इक्विलिब्रियम है वो मेरा स्टेबल है। सबसे पहले मैं ये सपोज कर रही हूँ कि जो ये टेस्ट चार्ज का इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है, जब हम इस टेस्ट चार्ज को व्हेन वी टेक इट अवे फ्रॉम दैट फील्ड या इस पॉइंट से जब हम इसको दूर ले जाएंगे तो इस पे क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा। और वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जब हम इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से दूर ले जाएंगे सो इस पे रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा और वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, दैट ब्रिंग्स दिस टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स द नल पॉइंट। वो उस टेस्ट चार्ज को वापस यहीं पे लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका मतलब अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा, इनवर्ड फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इनवर्ड फ्लक्स मिलेगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे मुझे इनवर्ड फ्लक्स मिलेगा। लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर हमारा ये सपोज करो अगर कोई क्लोज सरफेस है और उस पे अगर हमारा चार्ज जीरो है तो जो फ्लक्स होगा हमारा वो भी ज़ीरो होगा। तो यानी इट मीन्स दैट इसके पास कोई भी, इस क्लोज सरफेस के पास कोई भी इनवर्ड फ्लक्स नहीं है। तो अगर इस सरफेस के पास कोई भी इनवर्ड फ्लक्स नहीं है दैट मीन्स कि हमारा अजम्पशंस जो हमने किया था कि द टेस्ट चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वो रॉन्ग है। टेस्ट चार्ज जो है वो इसके पास वापस नहीं आएगा, मीन्स कोई भी इनवर्ड फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, इसलिए टेस्ट चार्ज जो है इसके पास वापस नहीं आएगा एंड आवर इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमें और पूछा गया है कि वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड द साइन प्लेस एट द सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। अभी हमें बोला है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं और अगर हम सपोज कीजिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज को, मतलब ये हमारा सपोज कीजिए उसका मिड नल पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा है, तो अभी इस टेस्ट चार्ज की इक्विलिब्रियम जो है वो कैसी होगी। अभी हमें सेकेंड पार्ट में इस टेस्ट चार्ज की इक्विलिब्रियम को बताना है कि ये टेस्ट चार्ज की इक्विलिब्रियम जो है वो कैसी होगी। तो देख लेते हैं जरा कैसी होगी, जरा हिला डुला के देखते हैं चार्ज को कि अगर अपनी जगह पे आके वापस बैठ जाता है तो ठीक है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को इसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा, इट फील्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये क्या करेगा, वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है वो उसको वापस उस पोजीशन पे ला रहा है। इस टेस्ट चार्ज को जब मैं इसके पास ले जाऊंगी ऑल्सो इट फील्स अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये वापस इसके पास आ जाएगा। तो हमने देखा इसके आजू बाजू में तो अच्छी बात है, ये वापस आ रहा है। लेकिन सिर्फ जो है ये जो टेस्ट चार्ज जो है ये सिर्फ हमारा इसके
जो है साइड में ही हम जब इसको लिखेंगे दोनों साइड पे, तो ही हमारा जो है टेस्ट चार्ज जो है वो हमारा वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं टेस्ट चार्ज को अगर नॉर्मल टू दिस लाइन अगर मैं डिस्प्लेस करती हूँ, अगर मैं टेस्ट चार्ज को इसके पास ले जाती हूँ, इसके पास ले जाती हूँ, तो वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन अगर इस टेस्ट चार्ज को इनसाइड पोजीशंस के अलावा अगर मैं और किसी पोजीशन पे डिस्प्लेस करती हूँ, और सपोज कीजिए नॉर्मल टू दिस लाइन अगर मैं डिस्प्लेस करती हूँ, नॉर्मल टू दिस लाइन, तो वो वापस अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। इट मीन्स ये जो है नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और रेस्टोरिंग फोर्स जो है नॉर्मल डायरेक्शन पे नहीं लग रहा, जो कि उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन या नल पॉइंट पे हमें क्या करे, वापस उसको नल पॉइंट पे ले जाए। तो ये मेरा जो है बेसिकली नल पॉइंट है। तो वो चार्ज जो है जब उसको अलोंग द नॉर्मल पोजीशन डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस पर नेट फोर्स लग रहा है, वापस वो चार्ज जो है टेस्ट चार्ज जो है वो अपने पोजीशन पे नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ ये सिस्टम भी हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का होगा। ओके, सो इस तरह से हम इस आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप कि आपको इसका क्या फंडा है, बेसिकली क्या इसमें हमें आंसर देना है, वो आपको समझ आ गया होगा। बट इसके आइडियल आंसर के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने पूरा प्रॉपर वर्डिंग्स में इसका आइडियल आंसर दिया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है द सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर, बट वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा how you have to write the answer in a proper way, in a proper format. So please check my answer over there also. So question 1.33. So question: a particle of mass m and charge minus q enter the regions between the two charged plates initially moving along x-axis with velocity of vx like particle 1 in question 1.14. So हमने question 1.14 सेम चैप्टर का किया था, तो उसमें जो फिगर दी हुई है वो आपको इसके लिए रेफ़र करना है। मैं दोबारा से वो फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। तो बेसिकली उस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास दो चार्ज्ड प्लेट थी। ओके, एक पॉजिटिव प्लेट थी और एक नेगेटिव प्लेट। ओके, पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। तो उसमें हमने किया था 3 चार्ज पार्टिकल थे, 2 जो हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे थे एंड जो थर्ड वन था वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। उसमें हमने कैलकुलेट किया था चार्ज बाय मास रेशो किस पार्टिकल का ग्रेटर होगा, वो हमने क्वेश्चन 1.14 में किया था। तो वो आपको सेम फिगर कंसिडर करना है। उसमें बोला गया है कि जैसे पार्टिकल 1 जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, पार्टिकल 1 उस क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो एक और पार्टिकल आ गया है, माइनस क्यू चार्ज का पार्टिकल आ गया है, वो भी उसी प्लेट में विद वेलोसिटी vx वो प्लेट में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो उसको एंटर करा देते हैं। अच्छा, वो एंटर करेगा तो हमें डेफिनेटली डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या है, अलोंग वाई एक्सिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमारा वो वाई एक्सिस में है, और जो पार्टिकल मूव कर रहा है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, इसलिए जब पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वी एक्स वो चेंज नहीं होगी। और हमारा जो है एल लेंथ दिया हुआ है कि सपोज जो प्लेट है उसका लेंथ एल है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। ये पार्टिकल है जिसका चार्ज उस पर माइनस क्यू है, मास उसका एम है, और वो एंटर कर रहा है इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विद वेलोसिटी ऑफ वी एक्स। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल एट फार एज ऑफ द प्लेट। तो जब वो हमारा कहाँ पर आएगा, फार एज ऑफ प्लेट
पे स्ट्राइक करेगा या फिर इस जब वो प्लेट के टुवर्ड्स आएगा तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा. सो हेयर सपोज उसने ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन, इतना डिफ्लेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो वो स्ट्रेट जाता, बट उसने क्या किया, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो ये प्रोड्यूस कर रहा है. सो दिस वर्टिकल डिफ्लेक्शन वो हमें प्रूव करना है QEL²/2mVx². तो क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है. पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर कर रहा है, तो जब वो एंटर करेगा तो वो हमारा वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द अपोजिट प्लेट. तो वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अलोंग वाई एक्सिस है, तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लेते हैं अलोंग द वाई एक्सिस. सो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन. हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, -QE. सो जो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन हम फोर्स अपॉन मास, चार्ज पार्टिकल का मास m है, ठीक है, और उस पर चार्ज जो है वो q है. सो फोर्स विल बी -QE अपॉन m और वी कैन टेक इट QE/m. ठीक है. सो दैट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अलोंग वाई एक्सिस. सो एक्सेलरेशन हमारा निकल गया. अब हम निकाल लेते हैं चार्ज पार्टिकल को L लेंथ क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा. सो कितना टाइम लगेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में. टाइम इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी Vx पे अलोंग एक्स एक्सिस ट्रैवल, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी Vx से एंटर कर रहा था, तो हमारा टाइम हम ये बोल सकते हैं कि वो किसे कितना टाइम लगेगा, L/Vx. ठीक है. अब हम निकाल देते हैं नाउ वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं. सो y इज इक्वल्स टू UIT प्लस हाफ AYT². ओके. सो सिंस द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो जब वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन करेगा, सो द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी, 0 ले लेते हैं. सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होगी, देन y विल बिकम्स इक्वल्स टू, अगर इसको 0 पुट करेंगे, हाफ एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला हुआ है, QE/m, एंड टाइम हमने कैलकुलेट किया है कितना, सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो जब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम क्या देखेंगे, हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ जाएगा दिस वन. ओके. सो ये हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो गया. दैट आई नीड टू प्रूव कि मेरा वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होगा QEL²/2mVx² होगा. सो यहाँ पर क्वेश्चन 1.34 में हमें क्वेश्चन 1.33 का रेफरेंस लेना है. सपोज द पार्टिकल इन 1.33 जो हमने जस्ट अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ दिस, if electric field between the plates separated by 0.5 centimeter is this, where will the electron strike the upper plate. देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये अपर प्लेट थी, ये लोअर प्लेट थी. सो ये इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है इसमें विद द वेलोसिटी ऑफ Vx. ठीक है. विद द वेलोसिटी ऑफ Vx इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है. तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एंटर होगा तो डेफिनेटली ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो हमारा इस प्लेट को
इस प्लेट को ये कब स्ट्राइक करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज सेपरेटेड बाय दिस। ठीक है, सो ये डिस्टेंस मीनिंग इसका डिफ्लेक्शन जो है हमें 0.5 सेंटीमीटर दिया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस दिया है विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम हमें गिवन है। और अगर सपोज कर लेते हैं ये जो स्ट्राइक करता है तो ये पूरा एल लेंथ जो है उसका क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या, ये हमें वी एक्स का वैल्यू हमें गिवन है, किस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है, 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये वेलोसिटी जो रहेगी हमारी चेंज नहीं होगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी रहेगी दैट रिमेन्स, द पार्टिकल रिमेन्स मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी एक्स ओनली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा। ठीक है, तो और हमें ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस y है वो भी हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। सो सपोज कर लेते हैं वो एल डिस्टेंस जो है वो क्रॉस करके, मतलब यहाँ से एंटर करता है और वो यहाँ पे करता है, तो एल डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट करता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम पहले की तरह वर्टिकल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, QE/m। ओके, और सिंस ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो यू कैन राइट इवन EE/m। ये मेरा एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। अब टाइम हम निकालेंगे उसको क्रॉस करने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो लेंथ L है अगर हमारा और वेलोसिटी Vx है तो इतना टाइम लगेगा। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो, हाफ AY/t²। सो y इज इक्वल्स टू हाफ AY इज आवर EE/m, t² मतलब v², ये t की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मुझे क्या करना है, 2m Vx² y/EE। ठीक है, इसका मैं रूट ले लूँगी, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ L। अब मुझे क्या करना है, Vx मेरा बाहर आ सकता है, चलो बाहर निकाल लिया क्योंकि वो स्क्वायर था। सो हेयर इट इज़ 2m y/EE। ओके, ये मेरा क्या निकल जाएगा, L निकल जाएगा। तो अभी मैं क्या कह सकती हूँ, Vx का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी विच इज़ 2 × 10⁻6। ठीक है, और √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा मेरा, 9.1 × 10⁻31। ये सब डेटा आपको गिवन होगा। y जो है मेरा डिफ्लेक्शन वो कितना है, 0.5 × 10⁻², क्योंकि मेरा वो सेंटीमीटर में गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन थी, आई थिंक कितने गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, 9.1 × 10⁻²। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर लूँगी तो मुझे L का वैल्यू मिलेगा। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट you will get 1.6 × 10⁻² मीटर। ओके, और यू कैन से द लेंथ, अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ हो जाएगा द एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.6 सेंटीमीटर जो होगा, पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करेगा प्लेट को। So here we have finished all the exercise problem of chapter 1. In our next video, we will be starting the exercise problem of chapter 2. So keep practicing.